दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 4 PM पे मैडम। और मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट भी जुड़ेंगे साथ ही साथ, और तमाम दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टियां तो बहुत दिनों से कर रही हैं, लेकिन जो अब लड़ाई, जो जमीनी लड़ाई है, उससे पहले पार्टियों के भीतर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई है सीट शेयरिंग को लेकर के। अब चाहे वो एनडीए की बात कर लीजिए, चाहे एनडीए की बात कर लीजिए, दोनों ही पार्टियों के भीतर लड़ाई जो है जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल तो रही है, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और साथ ही साथ जो महायुति है, एनडीए गठबंधन है, उनके भीतर तो जो खींचतान चल रही है वो अलग ही लेवल की चल रही है। और जिन गठबंधन को लेकर के बीजेपी ने साथ में सरकार बनाई 2 साल पहले, अब उन्हीं गठबंधनों के साथ उन्हें लड़ना पड़ रहा है। विपक्ष तो बाद में लड़ेंगे, पहले उनके साथ ही उनकी लड़ाई चल रही है दोस्तों। तो कई सारी ऐसी बातें हैं महाराष्ट्र में जो इन दिनों लगातार जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। दिन हो या रात लगातार पार्टियों की मीटिंग चल रही है। एमवीए गठबंधन की मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं दोस्तों इस समय, और अभी भी एमवीए गठबंधन की जो मीटिंग है तमाम नेताओं की, वो इस समय चल रही है। और इन मीटिंग से जो जो खबरें निकल के सामने आती रहती हैं, हम वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि विषय इसलिए बड़ा है दोस्तों, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र में चुनाव अक्टूबर में ही होने थे, लेकिन 1 महीना डिले कर दिए गए। हरियाणा के साथ चुनाव होना था महाराष्ट्र का, लेकिन 1 महीना डिले कर दिया गया। अब डिले होने के बाद भी देखिए 20 नवंबर को जो है वो डेट जो है वो मुकर्रर किया गया है, अनाउंस किया गया है। अब ऐसे में सीट शेयरिंग बाकी है, उम्मीदवारों की सूची आना बाकी है, और उसके बाद फिर तमाम जो चुनावी लड़ाई है वो तो बाकी ही है। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो हैं, यूपीटी पक्ष के प्रमुख भी हैं, उन्होंने 2 कैंडिडेट्स के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं। अब माना जा रहा है कि इन 2 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करने से कुछ कांग्रेस के नेता जो है वो नाराज भी चल रहे हैं। अब कितने नाराज है कितने नहीं है वो तो अभी कुछ दिनों में मालूम चल जाएगा, कि 1-2 कैंडिडेट से वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है। 288 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, और लगातार जो भगदड़ मची हुई है तमाम नेताओं के बीच में कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। खास तौर से महायुति की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि महायुति के जो तीनों नेता हैं, वो तीनों ही नेताओं की तरफ से बीजेपी के जो बड़े नेता है वो कहते थे कि 150 सीटों पर लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि 100 सीटों पर लड़ेंगे, और अजीत पवार की एनसीपी 90 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों, वो तो बिल्कुल उलट ही आ रही हैं। बीजेपी तो 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को 100 सीटें मिल रही हैं? क्या अजीत पवार को 100 सीटें 90 सीटें मिल रही हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बहुत सारी बातें बताई हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में, महायुति के सरकार के बारे में, और कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। और विधानसभा चुनाव होने से पहले ये जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक इशारा भी है कि आखिर कांग्रेस जो है किन मुद्दों पर चुनाव महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है, ऐसा भी माना जा रहा है। तो चलिए हम अपने दोस्तों इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ एक एक करके जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो पैनल में जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले मनोरमा मैडम, आपके बहुत बहुत स्वागत करता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ रविंद्र जी हैं, और काफी दिनों बाद रविंद्र जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। रविंद्र जी, महाराष्ट्र की लगातार अपडेट्स जो हमारे गेस्ट हैं आप लोग लगातार सुन रहे होंगे। मनोरमा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हालांकि हलचल तो दोनों तरफ मची हुई है, एमवीए गठबंधन में भी और महायुति में भी, एनडीए में भी। लेकिन ये जो एक नई लड़ाई निकल के सामने आई है, कि खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं अड़ गए हैं, और 70 सीटों पे वो मान नहीं रहे। और हमने देखा कि ये भी समझ में आ रहा है कि अब अमित शाह और एकनाथ शिंदे आमने सामने हो गए हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि विपक्ष के साथ लड़ना था, लेकिन अब गठबंधन में ही लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये तो तमाम खबरें आ रही है मैडम, पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या है आपकी पहली टिप्पणी जी। जी, बहुत ही रोचक इस पे जो है महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव से पहले खास तौर पे दोनों गठबंधन में जिस तरह से अभी घमासान मचा हुआ है, और हरियाणा के चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा को कॉन्फिडेंस मिला महाराष्ट्र के लिए, और कांग्रेस की एक तरह से जो है खास तौर पे कांग्रेस ने गठबंधन राजनीति में जो स्ट्रेटेजिकल जो हार की वजह हरियाणा में बताई गई, उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि गठबंधन को लेकर के जो एक उपेक्षा का भाव रहा, वो एक बड़ी वजह के रूप में। तो यहाँ पर फिर ये महाराष्ट्र में उस चीज का रिपीटेशन हम देख रहे हैं। नाना पटोले को जो है वो मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जो है कांग्रेस के उस विदर्भ एरिया से बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 मुख्यमंत्री ही अब तक वहां से हुए हैं, वो भी बहुत बीते जमाने की बात। तो अब पूरी तरह से जो कांग्रेस का धड़ा खास तौर पे, और विदर्भ रीजन में कांग्रेस बहुत मजबूत है वहां पे। तो एक तो सबसे बड़ी
सबसे बड़ी बात यही हो रही है। दूसरी बात है कि पहले महागठबंधन से ही मतलब जो इंडिया अलायंस है उससे ही हम शुरू करते हैं, तो इसलिए मैं उस तरफ में। और जो गठबंधन की जो स्थिति भी है, वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन था और जिस तरह से रहा सब कुछ, तो स्थितियां बहुत सकारात्मक थी। लेकिन महाराष्ट्र जी। विधानसभा चुनाव आते आते, और उसमें खास तौर पे हरियाणा के जो परफॉर्मेंस में वहां पे जो मिली हार है, वो भी बहुत कांटे की टक्कर थी। वोट शेयर भी कोई अंतर 1% का भी अंतर नहीं था, लेकिन सीट में 11 हम्म। सीट का हो गया। तो ये जो तमाम चीजें, एक चुनाव जीतते जीतते फिर से हार गई, और उसमें सबसे बड़ी जो वजह बनी वो इसी तरह के जो है मतभेद, और गठबंधन जो जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए था, टैक्टिकल उसमें होना चाहिए था, वहां पर एक थोड़ी सी चूक हो गई, जो वोटों का डिवीजन हुआ हम्म। ये सब। तो यहाँ पर आकर के ये चीजें जो है फिर लगातार जो है ये सोच में डाल रही है। और तमाम इस अभी जैसे ये क्या संजय राउत ने भी जो व्यक्त किया, और सीट शेयरिंग हम्म। को लेकर कह रहे हैं कि 266 सीट, 166 या 60 के करीब में सीट्स जो है, 288 टोटल सीट है, तो उसको लेकर के बात हो चुकी है। बाकी और आगे जो है अभी उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। और जो गठबंधन हम्म। में भी उनकी स्थितियां थी, पार्टी जो है जो पिछले चुनाव में साथ मिलके लड़े थे, शिवसेना, उसका बड़ा फैक्शन मेन मुख्य शिवसेना अब उनका एकनाथ शिंदे वाला है। मुख्य जो हम्म। एनसीपी है वो अजित पवार वाला गुट जी। है। तो ये है, जी। ये तमाम चीजें जो है वो और साथ में जो एक हाशिए का चाहे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी हो, बहु वंचित अघाड़ी जो है, और उसके साथ साथ और भी हम्म। इस तरह के जो बाकी और तबका है, जो एससी एसटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मुस्लिम इंक्लूडिंग, उन सबको रिप्रेजेंटेट हम्म। करने वाली पार्टियां, उनका एक अलग गठबंधन जो अलग हो गए हैं महागठबंधन से। हम्म। तो वो, हाँ, उसमें मेजर जो बहुत सारी पार्टीज 3-4 जो है उसके साथ में, वो सारी पार्टीज अलग हो गई। उनका वोट शेयर 2-2%, 1-1% इस तरह से भी अगर रहता हो, तो भी वो एक जो है नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो है ही, क्योंकि उतने वोट हम्म। कटेंगे। तो तमाम चीजें जो डेवलप हुई हैं, ये एक जो है जो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो स्थितियां महाराष्ट्र में बताई जा रही थी, उसको इसने थोड़ा बदल कर रख दिया। लेकिन फिर जब हम इस तरफ में आते हैं, महायुति की तरफ में आते हैं, तो वहां भी देख रहे हैं कि अजीत पवार जो अभी जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस परिवार और इन सब की बात कर रहे हैं, तो एक आशंका हम्म। जताई जा रही है कि वो इधर आ सकते हैं, कहीं अजीत पवार शरद पवार से वापस मिल सकते हैं। तो ये एक खतरा है ही। साथ में फिर इन सब लेकिन ये जरूर है कि अभी जो इनकी जो इलेक्शन कमेटी, जो कोर कमेटी है जो इलेक्शंस को मैनेज करती है, उन लोगों ने फिर से इसके लिए एक वो बनाया है। जैसे हरियाणा में मोदी ने बहुत कम रैली की थी, 4 रैली सिर्फ की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिर वो बहुत फोकस कर रहे हैं, और उनकी बहुत सारी रैलियां होने जा रही है, और बस अब वो शुरू ही करने वाले हैं। ये 2 हफ्ते जो है दिवाली से पहले ही वो शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम्म। अभी कांग्रेस की तरफ से, ये महागठबंधन की तरफ से, ये जो है इंडिया अलायंस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस तरफ में जो है ये स्पष्ट हो रहा है कि ये तमाम जो है मोदी शाह दोनों ही जो है मतलब शाह खास तौर पर अमित शाह जो है अब उसको संभाल रहे हम्म। हैं, और ये तमाम चीजें उनकी निकल। उसमें एक खास इंस्ट्रक्शन जिस पे ध्यान गया कि वो ओबीसी सेंट्रिक जो एरिया है उसको मोदी हम्म। कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज ने उनको हरियाणा में जो है बढ़त दिलाई है, और ये जो है इनकी रणनीति का अब ये हिस्सा बनने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में भी खास तौर पर इसको फोकस में रखने की बात है कि पीएम मोदी वहां वहां पर दौरा करेंगे जहां ओबीसी हम्म। को वो ज्यादा बड़े स्तर पर जो है एड्रेस कर सके और उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो कुल मिलाकर जो है बहुत कांटे की टक्कर है। अभी जो स्थितियां लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बनी थी, उनमें हम्म। अब तक हरियाणा के चुनाव ने आकर के और उसके परिणामों ने एक अलग तरह का जो टर्न एंड ट्विस्ट दे दिया है। तो ये आने वाले दिनों में देखना रोचक रहेगा, जी। और खास तौर पे कि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस के तहत जो है कैसे इसको टैकल करती है, ये बाद की उसकी राजनीति को भी जो है डिफाइन करेगा, और उनके जो है उनको एक मतलब रास्ता भी देगा। नहीं तो फिर यहाँ पर अगर ये फेल करते हैं इस वक्त में, तो हम्म। मेरे ख्याल से फिर गठबंधन इंडिया अलायंस के लिए फिर स्थितियां खराब से खराब होती जाएंगी। मैडम एक चीज और खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो अपने उम्मीदवारों की सूची तो
कल परसों में जारी कर देंगे, लेकिन जो बाकी गठबंधन के नेता हैं उनकी सूची आने में अभी भी क्लियरिटी नहीं है। और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो सीटें उन्हें ऑफर की जा रही हैं उस सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके पीछे ये भी तो कारण नहीं है कि मैं जब बात करें अगर 2022 की, जब उस समय जब पार्टियां तोड़नी थी, उस समय जब सरकार बनानी थी, तो सारी टर्म कंडीशंस को मान लिया गया और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम रह चुके हैं वो डिप्टी सीएम की पोस्ट से संतुष्ट हो गए और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया उस समय। तो अब जब वापस से सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया कि स्ट्राइक रेट जो है वो एकनाथ शिंदे की फिर भी अच्छी थी बीजेपी के मुकाबले। तो ये जो दोनों घटनाक्रम है, इसकी वजह से वो जो सीटों की बार्गेनिंग है उसमें क्या वो ज्यादा पावरफुल इसलिए महसूस कर पा रहे हैं और इसीलिए ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी खबर जो आ रही है, समझ में सुनाई दे रही है जो। जी। ये मतलब कि भाजपा अपने जो तय उनकी जो एक रणनीति है उसके तहत ही चलती है। उन्होंने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया, 30 से 40% जो है सिटिंग एमएलए ड्रॉप होंगे और बाकी उनके जो फैक्शन वाले हैं वो ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इस जो अपने तरफ में जो असंतोष है उसको वो निपटेंगे। मेरे ख्याल से ये लोग सक्षम है कि एकनाथ शिंदे को वो टॉकिंग टर्म पे लेकर के आएंगे। बाद की स्थितियां जो भी बनती है, लेकिन चुनाव में जिस तरह से क्योंकि ये साधना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो जिस कदर अगर जैसे मान लीजिए इस तरफ में प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और इनको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री के उस पद को लेकर के और इन सबको लेकर के जो समस्या हो रही है, हो सकता है वो एक बुरे उसमें भी चला जाए, क्योंकि हमने देखा अखिलेश यादव के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होते होते भी वो लगातार, भले बहुत उस पर नहीं आई बात, लेकिन अंदर खाने सब कोई जानता है। अभी अपने ही जगह अभी कैप्टन हरियाणा में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो ओबीसी प्रकोष्ठ के वो थे, जो उसके अध्यक्ष थे कैप्टन अजय यादव जो भी है, अजय सिंह, तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीजों को और खास तौर पे जबकि अब अभी जो की फैक्टर है ओबीसी वोट है, महाराष्ट्र में भी ये की फैक्टर है। तो ये चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो उसको साथ लेगी। इस तरह के जो असंतोष है खास तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ जो है उसको वो साथ, लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं है, उनको बीजेपी के साथ ही रहना है। बीजेपी के पास वैसे भी 108 विधायक हैं, इनके पास 40 हैं, वो टूट करके गए हैं। वो तो मतलब इस तरह का रणनीतिक वो बना है जिसमें वो मुख्यमंत्री बने। उसके पहले उद्धव ठाकरे के साथ सरकार इसलिए नहीं, मतलब गठबंधन इसलिए टूट गई, पिछला चुनाव तो भाजपा और उद्धव ठाकरे ने साथ लड़के मिला था, मतलब जीता था, तो गठबंधन तो उन्हीं का था, बाद में इनका बना है एनसीपी और कांग्रेस के साथ में। तो ये एक चीज है जो कि मतलब मुझे लगता है कि भाजपा को कोई खास मुश्किल नहीं होगी एकनाथ शिंदे को साधने में। और अजित पवार की स्थिति अभी जो है वो वही एक बड़ा मुझे लगता है कि बदलाव ला सकते हैं, और गठबंधन इसको महायुति को सच में अगर सेटबैक लगेगा तो अजित पवार दे सकते हैं, अगर वो कोई फैसला कर लेते कि वापस वो शरद पवार के पास चले जाएं या मतलब ये धमकी दे करके वो बार्गेन कर ले। जी जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। रविंद्र सर, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि अभी हम मनोरमा जी से बातचीत कर रहे थे और बहुत ज्यादा खींचतान है, ये कोई हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी ये चीजें हुई थी और फिर सीट शेयरिंग और नाम आने में इतना लेट हो गया कि फिर वो कई नेताओं ने ये भी कंप्लेन की कि हमें कैंपेन करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन चलिए ठीक है, इस बार भी डिसाइड कर रहे थे कि जल्दी कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो खींचतान चल रही है, लगातार खबरें आप तक पहुंच रही होंगी सर, क्या कुछ जहन में चल रहा है? काफी सालों से आप राजनीति कवर करते रहे, तो ये जो चल रहा है सब कुछ क्या है, बहुत नॉर्मल सा लग रहा है या लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा तो अबनॉर्मल है? जी नमस्कार मनीष भाई, और मनोरमा जी और पवन भाई को भी नमस्कार सभी दर्शकों के साथ। देखिए ये आप मनोरमा जी ने वैसे तो एक खाका तैयार खींच दिया है हम लोगों के लिए और काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन ये बात सही है आपकी कि बीजेपी और जो उनका जो अलायंस है उसमें सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब लोग जानना चाहते हैं और ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जिस गठबंधन के लीडरशिप नरेंद्र मोदी के हाथ में हो और वहां पर भी अगर इस तरीके से सीटों की खींचतान इतने लंबे समय तक चलती रहे, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है और बस अब अगले हफ्ते से देखिए आप हो जाएगा जब लोग नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू करेंगे, और ऐसी स्थिति में भी जब आप ये खींचतान में फंसे हैं कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी और किन विधानसभा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा,
तो जाहिर है कि सब लोगों के स्टेक्स बड़े हाई हैं। और जिस उम्मीद के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एनसीपी और शिवसेना को तोड़ करके लेके आए थे, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उनके पास जनाधार ज्यादा है। ये तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा। एनसीपी शरद पवार के पास ताकत ज्यादा है, ये लोकसभा चुनाव में देखा। और ये दोनों पार्टी जो है ये एक लायन शेयर मांग रही हैं, लेकिन इनके पास ताकत कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा हो गया। अब चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो, दोनों का जो होल्ड है वो मुंबई कोंकण इलाके में ज्यादा है। मुंबई कोंकण इलाका जो है उसी में इनका सबसे ज्यादा होल्ड है और उसी पर सबसे ज्यादा खींचतान इनकी रहने वाली है, जिसमें मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का इलाका आता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा होल्ड है। और ठीक वैसी ही स्थिति जो है वो शरद पवार और अजित पवार के बीच में है। उनका जो इलाका है वो पुणे, सतारा और वो जो बारामती वाला इलाका है, ये उनका इलाका है, इसमें सबसे ज्यादा खींचतान इनके लिए है। लेकिन शरद पवार अपनी ताकत को मनवाने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं, लेकिन शिवसेना दोनों के बीच में मुकाबला कांटे का रहा। उनको काफी सीटें जो है वो उनको शेयर करनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है एकनाथ शिंदे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास है, और जब वो विधायकों को अपने साथ तोड़ के लेके आए थे, तब जाहिर है ये वादा तो किया ही गया होगा कि आप लोगों को तो सबको टिकटें दी जाएंगी और इसके अलावा जो पक्ष दिए जाएंगे वो तो मिले ही गए। तो इसलिए इनकी स्थिति में जो आपसी खींचतान है, जाहिर है उसका नुकसान तो होता ही है अलायंस को। एक बात लेकिन खास ये है कि अभी जो बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हमने देखा, यही स्थिति दोनों राज्यों में हुई। दोनों राज्यों में सिर्फ टॉगल हुआ क्योंकि बंटवारे के बाद एक दूसरे के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में तो देखिए कुर्सी मेज भी फेंके गए एक दूसरे के ऊपर, हम लोगों ने देखा था जब टिकटों का बंटवारा हुआ था, और उनके जो कार्यालय है बीजेपी का उसमें। लेकिन उसके बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा बेनिफिट यही रहता है कि वो समय से पहले और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में बहुत पहले अपने टिकटों की घोषणा कर देती हैं, और जो व्यक्ति अगर कोई नाराज है तो उसको मनाने का इनफ टाइम उन लोगों के पास रहता है, और उसका बेनिफिट बीजेपी हमेशा उठाती है। हरियाणा में भी कई ऐसे लोग थे जो नाराज थे और उन्होंने पार्टी के मुखालफत की, बगावत की, लेकिन समय काफी था तो उनको मना लिया गया, 1 2 3 नेताओं को अलग अलग भेज के, और उसका बेनिफिट हुआ। वही कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। कांग्रेस के जो बगावती तेवर जिन्होंने अख्तियार किया था, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी मैनेज करने में कामयाब नहीं रही। ठीक वही स्थिति जम्मू में रही। जम्मू इलाके में, जम्मू में भी कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की बीजेपी से, लेकिन उनको मैनेज कर लिया गया। उन्होंने पार्टी का विरोध उतना फिर उसके बाद नहीं किया। तो यही स्ट्रेटजी बीजेपी यहां अपनाना चाहती है। प्लस दूसरा जो सीट वाइज एनालिसिस है, बीजेपी क्योंकि हर सीट के ऊपर अलग समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ती है, वही हरियाणा में लड़ा, वही उन्होंने जम्मू कश्मीर में लड़ा, और उसी तरीके से जो खबरें हमारे पास हैं, पार्टी के कई जो सीनियर लीडर्स हैं, केंद्रीय मंत्री और महासचिव, वो वहां जाके अब उसी तरह का एनालिसिस सीट वाइज करके अब इलेक्शंस में कूद गए हैं, और सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जातीय समीकरण जो है, खासतौर पर ओबीसी समुदाय का जो समीकरण है, उसको साधने की कोशिश करें। ओपोजिशन पार्टी के जिन लोगों को टिकट ना मिले उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां पर खड़ा कराया जाए, ताकि वोट कटने में उनको जो है कामयाबी हासिल हो। उस पर अब बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। यही कामयाबी उनको मिली थी हरियाणा में भी, और उसी स्ट्रेटेजी पर बीजेपी काम कर रही है महाराष्ट्र में, और इसके लिए भूपेंद्र यादव समेत कई नेता ऑलरेडी काम करने के लिए वहां पर लगे हुए हैं, और आरएसएस की तो अपनी टीम वहां पर हमेशा रहती ही है। जहां तक बात है दूसरी जो महाविकास अघाड़ी है, जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी वाली, अब उस पार्टी में देखिए आज शरद पवार ने जयंत पाटिल का नाम को आगे बढ़ा दिया। अब ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। सब लोग इस बात की, पहले तो शरद पवार कहते रहे कि चुनाव जब हो जाएगा और वोटों की गिनती हो जाएगी, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार चेहरा कौन हो। अब उन्होंने धीरे से जयंत पाटिल का नाम बढ़ा दिया। अब देखिए जयंत पाटिल का नाम बढ़ा दिया, लेकिन जयंत पाटिल का कद उतना बड़ा तो नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। अब ये शरद पवार जो है, उनकी राजनीति को समझना भी भाई सबके बस की बात तो है नहीं। ये उन्होंने किया है तो जाहिर है कुछ बड़ा ही सोच के कहा होगा, और इस बात का हम जैसे लोग तो यही एनालिसिस करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और इन लोगों के बीच में भी थोड़ी बहुत दरार इस बात से पैदा हो सकती है। लेकिन ये बात तो शरद पवार ने हमसे पहले सोच ली होगी, और उस सोचने के कई कदम के बाद उन्होंने ये कदम फैसला लिया होगा, ये कदम उठाया होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फैक्टर कि जयंत पाटिल का नाम को जो आगे किया गया है उसका कितना असर होगा। और दो बातें और
जी यहाँ पर बस मैं एक लाइन और आपकी बात से रविंदर जी की बात भी दोनों नेताओं ने की है कि इस बूढ़े को कम मत समझना, और दूसरा एकनाथ शिंदे ने कहा कि दाढ़ी वाले को भी कम मत आंकना। तो इस तरह की चुनौतियां भी मैदान में पहले से ही है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए जो विदर्भ का इलाका है, रविंद्र जी, मनोरमा जी ने एक बात कही, खाली एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा कि शरद पवार एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र में जिनको ये पता है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में खेल चालू रहेगा, और उनकी रणनीति वहां तक की है जो भी बयान आ रहे हैं। ये जो आपने बात बोली ना मनीष भाई की, अब आपको यहाँ से मैं सीधा लेके चलता हूँ केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर में, यही बात। अब देखिए यहाँ पर नतीजे आएंगे 23 तारीख को, वोटिंग होगी 20 को, और 26 तारीख आखिरी तिथि है इस विधानसभा के जीवन काल की। अगर 26 तारीख तक विधानसभा नहीं बैठी, सरकार से मतलब नहीं है, विधानसभा की सिटिंग 26 तारीख से पहला होना संवैधानिक मैंडेटरी है। अगर वो नहीं होगी और 27 तारीख हो गई तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इतना टाइट शेड्यूल जारी किया है कि जिसकी वजह से अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, और ये जो बात आपने कही है इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी ध्यान दिया है, और इसी वजह से कि बीजेपी और उनके अघाड़ी को या उनका जो गठबंधन है उसको ज्यादा बेनिफिट मिले, इस वजह से किया गया। उसके ठीक उलट आप हरियाणा का देखिए, हरियाणा जो है उसका 4 नवंबर को तारीख थी, आखिरी तारीख जब विधानसभा का 5 साल पूरा हो रहा था, वहां पर चुनाव 2 महीने पहले करवा लिए गए। वहां पर चुनाव की अभी तक देखिए 10 दिन लिए हैं, नतीजे आने से लेके और मंत्रिमंडल के शपथ लेने में 10 दिन का वक्त ले लिया नायब सिंह सैनी सरकार ने। और आज कैबिनेट की जब हम बात कर रहे हैं, आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। हमने आमतौर पर ये देखा है कि पहली जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें तय किया जाता है कि विधानसभा का सत्र कब से बुलाया जाएगा। आज वो हो गया और उसमें विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा ही नहीं की है। मतलब देखिए कितना लेजर के साथ यहां पर चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में केवल 2 दिन का 23 से लेके 26 तक विधानसभा बैठनी पड़ेगी। अगर विधानसभा नहीं बैठती है तो राष्ट्रपति शासन लगना लाजमी हो जाएगा, संवैधानिक तौर पर मैंडेटरी हो जाएगा। तो कितनी ज्यादा टेक्निकल स्थिति बना दी है। और चुनाव आयोग अब वैसे तो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, चुनाव आयोग तो कभी किसी की तरफदारी करता नहीं है, लेकिन इन फैसलों से लगता है कि चुनाव आयोग किसी एक तरफ झुका हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अहम स्थिति है जिस पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी जरूर इस बात को बहुत नजदीक से देख रही होगी। और राजनीतिक दलों की तरफ से जब इन बातों पर कोई बयान नहीं आता है, तो खासतौर पर विपक्ष की तरफ से, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो पूरी जनता है और जो खासतौर पर विचारशील लोग हैं उनके लिए वो तकलीफ देने वाली बात है। जब हम जैसे औसत बुद्धि के लोग इन बातों को समझ सकते हैं, तो पॉलिटिशियंस तो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको तो संविधान की, सरकार की, कानून की, नियमों की बहुत ज्यादा समझ होती है। उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही इतना ज्यादा। अभी देखिए ना 20 तारीख को वोटिंग क्या कराने की जरूरत थी, ये वोटिंग तो 15 तारीख को भी हो सकती है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसकी घोषणा जिस दिन करी है, तो 1 सप्ताह पहले भी घोषणा कर देते, 15 तारीख को अगर वोटिंग हो जाती 20, और उसके बाद आपके पास 7, 8, 10 दिन का वक्त था जिसमें सरकार भी बन जाती, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते थे, लेकिन वो सब नहीं किया गया। केवल इसको बहुत ज्यादा नुकसान न रहे और बहुत कम समय दिया गया है। तो ये भी चुनाव आयोग का ने जो काम किया है उससे भी लगातार जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा उठेंगे। जी मनीष भाई, बड़ी दिलचस्प मोड़ पर ला करके चुनाव का डेट जो है वो रख दिया है। बहुत सारे जानकारों ने भी, हमारी बात हो रही थी रविंद्र जी, यही बात कही कि 20, फिर 2 दिन बाद फिर 23 तारीख को काउंटिंग होगी, फिर 24, 25, फिर 2 दिन बीच में बचेंगे, तो 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इतना टाइट शेड्यूल है और समय जो है वो इतना कम है। तो ये भी बात जाहिर है कि जो कुछ भी खेल होना है 20 के बाद और 23 की काउंटिंग के बाद, वहां पर वो फटाफट होगा। और शायद इसी की तैयारियां जो हैं वो पहले से ही जो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं महाराष्ट्र के, वो भी बात समझ रहे हैं और उसकी तैयारी वो करके रखे हुए हैं। हालांकि जो बैठकें चल रही हैं अभी फिलहाल हम उस पर बात कर रहे थे, हमारे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी से एक सवाल लेना चाहेंगे। पवन जी, लगातार हमने देखा कि बैठकें चल रही हैं और महाराष्ट्र में काफी समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, अभी तमाम हेडलाइंस भी पढ़ रहे होंगे। अब तो ये जो बैठकें हैं, जो मीटिंग्स है, खींचतान चल रही है, तो इसको क्या देखेंगे आप? सबसे पहले आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगला सवाल पूछेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले रविंद्र जी की बात को मैं आगे बढ़ा के एक बात कहूंगा कि ये बात तो निश्चित है कि स्वतंत्र हम हैं या नहीं है, इस बात में बहुत बड़ी बात है। हम
स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र अभी भी नहीं है। ये तंत्र है, ये कहीं ना कहीं अभी भी अधीन है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो समय अवधि देखी गई हरियाणा में और महाराष्ट्र में, ये अपनी सुविधा से देखी है। अब खुल के तो नहीं बोल सकते हम, ये कहां से चिड़िया घूम रही है, ये कहीं ना कहीं एक पक्ष को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है, ये बात तो आई। अब मनीष जी, मैं आपकी बात पे चलता हूं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में वही चल रहा है कि मटकी तैयार है, चावल दाल डाले जा रहे हैं। अब दाल का कितना प्रतिशत रहेगा, चावल का कितना प्रतिशत रहेगा, और पहले मटकी में से कौन से चावल भागेंगे कि दाल भागेंगे, इसका इंतजार हो रहा है। अच्छा खासा इंतजार इसका ये कि जो असंतुष्ट लोग कब भगेंगे और कब उन्हें अपने पाले में लाएं, विपक्ष हो विपक्ष हो। इसमें ये खींचतान का मामला चल रहा है। जैसे कि सीट शेयरिंग के लिए आज मीटिंग हो रही है महाराष्ट्र में, बड़े स्तर पर मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में भी महाविकास आघाड़ी अपने तरीके से देख रही है कि कैसे पावर को, जो पवार साहब की पावर है, उसको समेटा जाए, उसको लेके चला जाए, और कैसे कांग्रेस, जो कहते हैं कि संजय रावत जी ने आज बोल ही दिया है कि भैया ये जो प्रदेश की जो कमेटी है वो इतनी मजबूत नहीं है, बार बार ये भागती है सेंटर में, वो परमिशन लेके आती है केंद्र से, और जो क्षेत्रीय पार्टी है इनका गठ यहीं पर ही मजबूत है। तो सबसे पहले तो जो महाविकास आघाड़ी है, इनमें सामंजस्य ही नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब यहाँ संभालेंगे, शरद पवार साहब, निश्चित बात है उनकी पावर है, वो तो सेंटर में भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी उनकी चलती है और वहां पर भी उनकी चलती है। लेकिन बात जब कांग्रेस की आती है तो कहा जाता है कि नहीं साहब, सारी बातें ऊपर से मनवाई जाएंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है सीट शेयरिंग की। अभी शायद दिल्ली में भी मीटिंग शुरू हो जाएगी, और प्रदेश से रिप्रेजेंट कौन करेगा ये भी एक मद्देनजर रखा जाएगा। और जहां तक बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियों की भी, तो क्षेत्रीय पार्टी भी ग्रामीण स्तर पर कुछ और बात है, और क्षेत्रीय की जो शहरी स्तर पर बात कुछ और है, क्योंकि राजनीति की बिसात भी अलग अलग बिछी हुई है। कई जगह असंतुष्टि विपक्ष में भी पक्ष में भी, ग्रामीण में अलग है और शहर में अलग है, इसलिए यहाँ के चुनाव एक अलग ही मामला रखते हैं। रविंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे शायद इस बारे में। तो ये बात है, अभी असंतुष्टों को मनाना बहुत बड़ी बात है, और इनके पास समय भी नहीं है, समय नहीं है। और हमें भी, आम पब्लिक को भी, और हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं इन्हें भी, ये समझने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कि कौन किसको कब बिठाल देगा। पैराशूट से लोग आएंगे कि कैसे लोग आएंगे, ये यहाँ के मतदाताओं को बिल्कुल पता नहीं है। ये कब क्लियर होगा और इनके पास समय कितना बचा है। जो क्षेत्रीय लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भैया मुझे सीट दी जाएगी, मुझे उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, मालूम पड़ा कि उससे ही कहा जाएगा भैया आप शांत रहो, आप पार्टी के लिए आप अपनी कुर्बानी इस बार फिर दो। क्या वो कुर्बानी देगा? ये गुपचुप बैठेगा, ये अपनी कुछ और पे साथ लगाएगा, या कहीं और बैठ जाएगा? इस पर इस बार के चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेंगे। जी मनीष जी। बिल्कुल 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 पवन जी, ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मनोरमा जी, कहा जा रहा है, ये भी रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हर पार्टी ने अपना आंतरिक सर्वे कराया था चुनाव से पहले कि कौन कहां पर ज्यादा मजबूत है, उसके हिसाब से हम सीट शेयरिंग करेंगे। कई नेताओं ने ये बात बोली भी थी। अब ऐसे में सुनने में आ रहा है कि कई जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी है, उन्हें कहा गया है कि जो उम्मीदवार आपकी पार्टी के लग रहा है कि नहीं जीतेंगे, उनका टिकट काटिए, जो मौजूदा विधायक है। अब ऐसे में सिचुएशन ये बन जाती है कि जो लोग शरद पवार की एनसीपी छोड़ के अजित पवार के साथ आए, या जो यूबीटी पक्ष है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके शिंदे साहब के साथ में आ गए, अब उन्हें ये कैसे बोल दें कि आप अपना टिकट छोड़ दीजिए या आपका टिकट हम काट रहे हैं, क्योंकि वैसे ही पार्टी के अंदर असंतोष फैला हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि पहले जब आपको सपोर्ट चाहिए था तब आपने उन पार्टीज को अपने साथ जोड़ा, और अब जैसा मन चाहे वैसा आप उनके साथ जो है वो काम निकाल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। जी, अभी तो हाल फिलहाल में ही अजित पवार गुट से 2 बड़े नेता जो हैं वो छोड़ करके उनको वापस जो है उसमें गए हैं, तो ये तो है ही है। देखिए, ये तो वैसे भी बना था, जो ये दोनों फैक्शन है उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, इसके कारण ही वो इस तरह के गठबंधन में आए, और एक जो है उन्होंने
अलग से जो है अपना स्कूप किया जिसको कह सकते हैं, और निकल करके हो गए कि अभी मुख्य पार्टी जो है उसके पास ये भी एक मतलब अलग ही तरह का ये उदाहरण है, या इसको कह सकते हैं जहां पे मुख्य पार्टी जो विरासत में जिनको मिली थी, तो उनके पास उनका चुनाव चिन्ह और वो नहीं है, वो लेगेसी उनके पास है जो उनसे निकल करके गए थे, वो दोनों 40-40 विधायकों को साथ लेकर के। तो ये है। और भाजपा का अपना जो है अनुशासन वो बहुत पहले ही वो कह रही है कि 30 से 40% जो है वो ड्रॉप करेंगे सिटिंग, चाहे वो जीते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है एक चीज जो भाजपा की ये अच्छी बात है कि वो उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, एक ही को रिपीट वो बार बार नहीं करना चाहते। कुछ खास लोग जो प्रिय हैं और उनके लिए बहुत जरूरी है चुनाव जितवाने के लिए, उनकी बात को छोड़ दे, जो कि नैरेटिव देने का और इन सब का काम करते हैं। अदरवाइज बाकी जो है उनको वो अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में रखते हैं, चाहे वो मंत्री बन गए हो। मुख्य आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट में आ गया है ना, देवेंद्र फडणवीस। तो ये अनुशासन का ही एक उदाहरण कह सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर बहुत ज्यादा होती या ईगो भी बहुत होता तो वो कोई पद नहीं लेते, विधायक बन के रहते, तो किसी और चीज के हेड करने लगते। लेकिन उन्होंने फिर भी स्वीकार किया, पार्टी ने जो पद दिया उन्होंने ले लिया, भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और वो पूर्व मुख्यमंत्री से नीचे पद पर आकर काम कर रहे हैं अभी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के उस इंटरनल सिस्टम को दिखाता है जहां पर बड़े से बड़े नेता या ओहदेदार भी समय आने पर जो है वो पार्टी के अनुशासन से ज्यादा या पार्टी से बड़े अपने आप को साबित नहीं करते। लेकिन जो फैक्शन टूट करके गया है वो उन लोगों ने पार्टी से अपने आप को बड़ा साबित किया है। तो ये चीज है। दूसरा जो है इन्हीं सब के कारण पूरे महाराष्ट्र की राजनीति हम जैसे लोगों को भी हैरत में डालती है। विचारधारा कहाँ है, किधर है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा, तो लोग भी इससे भ्रमित होंगे कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी कौन है, सांप्रदायिकता वाली पार्टी कौन है, प्रोग्रेसिव पार्टी कौन है, मतलब इस तरह की तमाम चीजें हैं इसमें। जो एक वो धरा जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन को करता था, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी, और ये सब जो है तमाम वो अलग ही हो गए हैं उनसे। एक ओबीसी को कैटर करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से 2 या 4 उनके विधायक हैं वहां पर। तो और 2 विधायक है मैडम जी, 2 विधायक है उनके। तो लेकिन उनके साथ जो अखिलेश यादव के साथ जो है जिस तरह की ट्यूनिंग कांग्रेस को चाहिए वो एक मुश्किल लगती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव को बहुत रोचक भी बना रही है। और एक तरह से और एक ये बात भी हो रहा है कि अजीत पवार जो है परिवार की बात कर रहे हैं, तो और दूसरा ये कि महाराष्ट्र की जनता इसको कैसे लेती है कि क्या अभी का चुनाव ये भी बताएगा। हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो है अघाड़ी को दिया, ज्यादा सीटें दी, तो एक तरह से वो था कि मतलब उनके पक्ष में है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब ये पता चलेगा कि इनको जनता ने कैसे लिया है, घर तोड़ने वालों को जनता ने कैसे लिया है, और क्या वो उनको ही असली गुनाहगार मानते हैं, और ये जो है या फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मतलब असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। तो ये तमाम तरह की चीजें भी इसके साथ साथ में चल रही है। तो ये और एक जो मसला हम देख रहे हैं बहराइच का, जो हिंदुत्व वाला मसला है, हालांकि ये देखिए बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटेजी है। उपचुनाव के लिए इधर बहराइच किया जा रहा है और इधर ओबीसी किया जा रहा है। आप भाजपा को देखिए, यहाँ पर खास तौर पे इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र उसकी जमीन है जहां पर रैशनल मूवमेंट चला है, जहां से ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, उसकी भूमि रही है ये लगातार। तो एक जो रैशनल जो, और खुद प्रबोधनकार ठाकरे जो थे, उद्धव ठाकरे के दादाजी, जिसकी लेगेसी को ज्यादा कैरी कर रहे हैं अपने पिता की, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को कैरी करने के बजाय, तो वो एक समाज सुधारक रहे थे, बहुत प्रगतिशील रहे थे प्रबोधनकार ठाकरे। तो ये उनकी भी जमीन रही है, प्रबोधनकार ठाकरे की भी। और एक विरासत शिवसेना के पास केवल विरासत हिंदुत्व की राजनीति की नहीं है। और जब से उद्धव ठाकरे महागठबंधन या कांग्रेस के साथ आए हैं तो उन्होंने शिवसेना के उस वाले विरासत को आगे बढ़ाया है। तो एक वो भी, और उनकी स्वीकार्यता भी इस तरह से रही थी
एक प्रोग्रेसिव, एक सेंसिटिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर उद्धव ठाकरे की जो है स्वीकार्यता लोगों में, तो अभी भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो भी नैतिकता के अगर पाले पे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो बहुत आगे ठहरते हैं अभी महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर शिवसेना और बाकी और पार्टी की से तुलना करें, खास तौर पे महायुति में जो पार्टियां हैं उससे तुलना करते हैं, तो उद्धव ठाकरे एक अलग चरित्र साबित होते हैं और एक अलग जगह पे खड़े, एक अलग तरह के राजनीतिज्ञ वो साबित होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। जनता पे अभी कंफ्यूजन की स्थिति हम लोगों के लिए भी है, जनता के लिए भी है। मुझे लगता है कि खास तौर पर ये जो हरियाणा के चुनाव के बाद और भाजपा ने भी जो समझा है कि मतलब एक तरह से उनको एक विजन मिला है, एक अंतर्दृष्टि मिली है कि महाराष्ट्र को कैसे टैकल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्लू उनको हरियाणा ने दिया है और अब फिर उसी के साथ वो तैयार होकर के इधर आ रहे हैं, इसका फायदा उनको होने वाला है। तो ये है और बस मैं यही पे समाप्त करूंगी। जी बिल्कुल, वो जो झुके हुए थोड़े से कंधे थे लोकसभा चुनाव के बाद, उन्हें थोड़ा उठने का मौका हरियाणा के चुनाव दिए, ऐसा कह भी सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ा अहम आपने बोला मनोरमा जी की, यहाँ कई सारी पार्टियां, अभी हमने देखा कल ही एक पार्टी मायावती का साथ छोड़ के गई है और उनका विदर्भ में काफी जो है वो अच्छा है, हमने देखा। और उसके बाद कुछ नेता भी छोड़ के गए हैं, कुछ तो शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं, बट वो कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं। तो ये भी बड़ा देखने वाले, चौंकाने वाली बात होगी कि भले बड़े लेवल पे नहीं, पर कुछ सीटों के आधार पर तो वो असर डाल ही सकते हैं और वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रविंद्र जी, एक चीज हम आपसे जानना, जी मैडम बताइए। पिछला विधानसभा चुनाव में निर्दलियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 13 से 13 सीट है उनके पास में, तो कम नहीं आंक सकते निर्दलीय विधायकों को कि उनका अपना कि जो चीजें जिनका रिप्रेजेंटेशन रह जा रहा है वो अगर करते हैं उसी के हिसाब से, अगर बड़ी पार्टीज उन्हें सीट नहीं देती है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो है, और उनकी स्वीकार्यता है, वो जीते भी है। 13 एक अच्छी खासी संख्या है। जी, सीटों की बात बताइए। दूसरी बात क्या है मनीष जी कि पिछले जी बताइए। मनीष जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा मनोरमा जी की बात पर ही कि ये विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था कि लोग चुनाव चिन्ह ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, और अब भी इस बार ऐसे युति जब होगी तो अगर जी आपका और होता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है पवन जी, थोड़ा सा जी मेरी आवाज आपको का इशू आ रहा है पवन जी। हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है पवन जी, थोड़ा सा स्टेबल होता तब तक सवाल ले लेता हूँ रविंद्र जी से, फिर उसके बाद आप एक बार फिर कंटिन्यू करिएगा, जरूर हम सुनना चाहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आप कुछ ऐड कर रहे थे रविंद्र जी। जैसा कि मनोरमा जी से बात हो रही थी, एक रिपोर्ट देखी मैंने जहां पर अमित शाह जो है वो एक बात कहते हुए नजर आ रहे थे, खासतौर पर संबोधन में। उन्होंने संबोधन जो था वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के लिए था, ऐसा माना जा रहा है, जहां उन्होंने कहा कि हमने हार मानी और आपको सीएम बनाया, अब आपको जरूरी कदम उठाने चाहिए। ये जो लाइन है, कहा था समझदार को इशारा काफी है, तो ये जो लाइन थी कहीं ना कहीं इसलिए भी थी क्योंकि जो शिंदे साहब जो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने आपको सीएम बनाया, आपके लिए हमने योगदान दिया, हमारे सीएम थे उनको डिप्टी सीएम कर दिया, काफी कुछ चीजें की, तो अब इस विधानसभा चुनाव में आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी चाहिए। क्या वो सीटों को लेकर इशारा था कि मान जाइए जितना हम दे, या फिर कुछ और? क्या कैसे देखते हैं इसको रविंद्र जी? देखिए, मुझे तो ये लगता है सर कि एक तो सीट, बिल्कुल सही बात आपने बोली कि सीटों पर आप सहमति बनाइए, अगर आपको कम सीटें दी जा रही हैं तो बहुत है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर वापस ये महायुति जो है जिसमें शरद तो बीजेपी वाली पार्टी, बीजेपी वाला गठबंधन, अगर ये वापस सरकार में आता है तो भी कोई संभावना मुझे लगती नहीं है कि एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और अगर ये नहीं आते हैं तो संभावना खत्म हो ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी को इस बात का एहसास है कि सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी बीजेपी है इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में, ऐसी स्थिति में वो हर उस बात को लेके आगे बढ़ेंगे। और बीजेपी ये भी देख चुकी है कि पिछली बार जो घटनाक्रम उन्होंने शिवसेना के साथ किया था और उसको तोड़ के एकनाथ शिंदे को अपने पास लेके आ गए, तब भी सबसे एकनाथ शिंदे से पहले जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी यही बात थी कि चुनाव से पहले वादा किया गया है कि मुख्यमंत्री जो है वो आधे आधे वक्त का होगा। अब ये बात शिवसेना, अमित शाह इस बात को भी जाहिर है समझ रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई वादा किया गया, कोई दावा किया गया, कोई बातचीत ऐसी हुई
और चुनाव के बाद स्थितियां एक बार फिर से वैसी ही बन गई जैसी कि पहले बनी थी, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या रास्ता निकलेगा? क्या फिर से शिवसेना के, क्योंकि तो पुराने साथी हैं, ये टूट के उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से हम लोग संकट का सामना करना पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर अभी भी शरद पवार हैं और शरद पवार जो है वो कोई कितना भी चाणक्य कहे अपने आप को, लेकिन सारी दुनिया ये बात मानती है कि आज भी शरद पवार के बराबर का चाणक्य कोई नहीं। जहां पर शरद पवार खुद अपनी बैटिंग करनी हो, जहां उनको पारी खेलनी होगी, वहां उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। तो इसलिए शरद पवार जो है वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने वाले खिलाड़ी हैं और कई तरह की पॉलिटिक्स वो एक साथ कर सकते हैं। वो इस रास्ता पे वो ये रास्ता भी खोल के चलते हैं कि अगर कल उनको एनडीए में जाना पड़े तो भी खुला है। पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, कभी कोई बयान उनका आता है, कभी वो प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम में बुला लेते हैं और उसी के साथ में अगले ही वो फिर बिल्कुल मुखालफत कर देते हैं सरकार की नीतियों की। तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है और वो आज भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और महाराष्ट्र में तो उनके मुकाबले का खैर कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे ज्यादा मजबूत इलाका है, मनोरमा जी ने भी इशारा किया कि विदर्भ का जो क्षेत्र है, विदर्भ में इस बार 10 में से 9 सीटें इस गठबंधन को मिली हैं और उसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी जरूर उठाना चाहेगी, क्योंकि इसी इलाके से नाना पटोले भी आते हैं। भंडारा गोंदिया जो इलाका है वहां के वो रहने वाले हैं और उन्होंने पिछली बार प्रफुल्ल पटेल को एक बार 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में चुनाव हरा दिया था। तो उस लिहाज से वो, और वही एक अकेले व्यक्ति हैं जो आपको जानकारी है ही कि जो नरेंद्र मोदी की संसदीय दल की बैठक जब चल रही थी तो उसमें उन्होंने वो उठ के बोल दिया था कि भैया किसानों के लिए क्या कर रहे हो, और उसके बाद जो उनके संबंध खराब हुए तो उनको पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में नाना पटोले उस इलाके में कितना अहम रोल प्ले कर पाएंगे, और अभी जो स्थिति है कि नितिन गडकरी क्या उतनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, क्या वो वहां पर उतने ही मजबूत बने रहेंगे, क्योंकि अब तो ये संभावना लगभग खत्म हो चली है कि नितिन गडकरी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के लिए विदर्भ का इलाका एक मजबूत गढ़ है और उस गढ़ को बचाने का चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास है। स्थितियां उनके माकूल हैं और क्या वो इन स्थितियों का लाभ उठा पाएंगे, ये सबसे अहम होगा अभी तक। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ आमतौर पर हमने देखा है कि अलायंसेस को फोर्ज करके उनको रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन महाराष्ट्र में वो अलायंस को बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक रख पाए हैं, बहुत मजबूती के साथ वो अलायंस को जोड़ के रख पाने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उतनी ही मजबूती के साथ वो क्या अलायंस कर पाएंगे, और जब बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो सबके सामने आ गई है कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाते हैं और वोट काटने की जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके हिसाब से उसके इलेक्शन को मैनेज करते हैं, तो जब ये जानकारी हम जैसे आदमी के पास आ गई है तो मुझे लगता है जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो हैं वो लोग भी इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश वहां पर करेंगे। और पूरे चुनाव का खेल वही है, क्योंकि माहौल जो है वहां पे बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी किस तरीके से विपक्ष का वोट कटवाने में कामयाब रहती है, पूरा खेल उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में कुछ नहीं है, केवल वो माइक्रो मैनेजमेंट है। और मुझे लगता है यहाँ पर 3-4 नेता क्योंकि बड़े हैं और अपना अपना इलाके में उनका बहुत होल्ड है, तो मुझे ये इस बात का एहसास है कि ये तीनों नेता अपने क्षेत्र में इस तरह के वोट का विभाजन होने से रोक लेंगे और कांग्रेस पार्टी भी और जो कमजोरी कांग्रेस पार्टी में रहती है उनको दूर करने में महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी हेल्प करेंगे। जी अब रविंद्र सर, एक बातचीत करते करते आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि शरद पवार हमेशा रास्ते जो है वो खुले रखते हैं और आने वाले समय में, क्योंकि देखिए जब महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ 2019 के बाद, उससे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो शिवसेना है वो 2 हिस्सों में बटेगी और वहां से एकनाथ शिंदे जो है वो 38 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आ जाएंगे, या शरद पवार की एनसीपी टूट सकती है। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि अजीत पवार वहां से 41 विधायक लेके बीजेपी के साथ आ जाएंगे। आगे चल के अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, क्योंकि हमने देखा कि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं पार्टियों के, कि बीजेपी के साथ अगर आगे चल के कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि अगर वो उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं क्योंकि पुरानी अलायंस है उनके साथ में, और शरद पवार कुछ इस तरह की अगर पिक्चर बनती है, तो फिर क्या लगता है कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आ सकती है, क्योंकि 4-5 दिन का जो खेल है वोटिंग के बाद का। देखिए, मुझे ये लगता है मनीष भाई कि अब वो स्थितियां हैं नहीं, क्योंकि अगर शरद पवार को किसी तरीके से एनडीए के पाले में जाना होता और जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज किया है बीजेपी के साथ, तो शरद पवार के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे हमेशा से खुले हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं रही।
तो वो चले ही जाते। लेकिन मुझे लगता है उनको इस बात का एहसास है कि उनकी राजनीति या उनके परिवार की उनके बाद अगर राजनीति चलनी है तो वो बीजेपी के खिलाफ ही चलनी है, और इसी वजह से वो उस पार्टी में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब अजीत पवार वहां जाके इतना बड़ा पद ले सकते हैं, तो जाहिर है उनकी बेटी को तो वो जो चाहते वो पद मिल जाता, और केंद्र में कैबिनेट मंत्री मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो लगातार विपक्ष में रहे, 10 साल से लगातार विपक्ष में हैं, और तल्ख टिप्पणियां करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, और हर मुद्दे पर खुल के बोलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को माइल्ड कर लिया हो या विपक्ष के तौर पर वो कोई माइल्ड हो गए हो, वो खुल के बोलते हैं अपनी बात। तो इस बात से एक तो स्पष्टता आई जाती है कि जब तक शरद पवार जो है उनकी पॉलिटिक्स क्लियर है कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले तो नहीं, और गिने चुने नेता ऐसे हैं जो 10 साल में बीजेपी को छू के नहीं आए हैं या उनके पास नहीं गए हों। पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो कांग्रेस के अलावा बहुत थोड़े दल ऐसे बच गए हैं जो लगातार विपक्ष में है। लालू प्रसाद यादव आप लगा लीजिए या शरद पवार लगा लीजिए, और शरद पवार की पार्टी तो ना वहां पर जो महाराष्ट्र में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी नहीं है जो बीजेपी से लड़ती हो, वो तो उस तरह की पार्टी है जिसको किसी भी पक्ष में जाने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना उनके वोट्स पर जो उस तरह का असर पड़ता है, ना उनके कोई वादे ऐसे हैं, किसानों के हितों की बात वो करते हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, और उस स्टैंड के बाद वो लगातार बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। तो इस बात की संभावनाएं मुझे लगता नहीं कि अब कोई बनेंगी कि वो उस तरफ चले जाएं, तो एनडीए के साथ नहीं जाने की संभावना ज्यादा है। जी जी, मनोरमा जी आप बहुत अच्छी आपने बात कही थी सीट। यहाँ पर मैं ऐड भी करूंगी, जो बात वो शरद पवार के बारे में कह रहे हैं, तो यही बात सुप्रिया सुले पर भी लागू होती है। वो भी लगातार जो है सबसे ज्यादा मुखर अगर अलायंस की तरफ से बोलने वाले संसद में रही हैं तो सुप्रिया सुले, और अभी उन्होंने जयंत पाटिल का नाम आगे किया, सुप्रिया सुले का नहीं, जबकि बात हमेशा होती रही कि सुप्रिया सुले चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, लेकिन कभी उन्होंने उसको आगे नहीं किया है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी दिखती है जहां पे शरद पवार इस मोह से मुक्त होकर के जो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करे, तो कुछ संकेत तो इससे मिलते हैं, कुछ सूत्र मिलते हैं यहाँ पर उनकी आगे की राजनीति के, जिसकी तरफ रविंद्र जी ध्यान दिला रहे थे। तो मुझे इसके पीछे जी रणनीति भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई नाम है तो जरूर आगे करिए, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और शरद पवार हमेशा डटोलते भी रहते हैं विरोधियों को हमेशा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ दावपेच उनकी चलती रहती है। मनोज जी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था कि निर्दलीय जो है वो 13 सीटों के साथ जो आए थे। अभी एक बार दर्शकों को मैं बता दूं कि मौजूदा स्थिति क्या है कि बीजेपी के पास 105 सीटें हैं, शिवसेना जो थी वो अभी की बात नहीं कर रहा, जीती थी 56 सीटें थी जब वो एक हुआ करते थे, कांग्रेस के पास 44 थी, शरद पवार के एनसीपी के पास 54 था, 54, निर्दलीय 13 और जो अन्य थे वो 16 सीटें। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो निर्दलीय हैं या जो अन्य पार्टियां हैं वो भी कम से कम जो है 30 से 32 सीटें कम नहीं होती, उनको अफेक्ट करती हैं। वहां पर बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनको वहां से वो सीटें निकाल के लेके चले जाते हैं कभी कभी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सीटें तो हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फैक्टर्स पे हम बात कर ले मनोरमा जी, फैक्टर्स बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में इस बार, और हमने देखा कि आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफी चीजें जो है महाराष्ट्र के जी आपने देखी होगी, और ये इशारा भी है कि भ्रष्टाचार के मामले पे हम दो हाथ करने जा रहे हैं इस बार। जी, तो अभी ठीक 1 महीने पहले इसका जिक्र जो उन्होंने किया, खासतौर पर ये उससे भी जाकर के जुड़ता है जो इलेक्शन बॉन्ड फंड और बीजेपी को जो है फंडिंग करने को लेकर के जो ये तमाम चीजें हैं, ये भी सामने आता है इसका। तो ये तो है ही, अब इसका ये जनता में किस तरह से रिसीव होता है ये होगा ये बात, क्योंकि है तो देखिए लोकसभा चुनाव से पहले भी तमाम ये जो है अडानी अंबानी को फेवर करना, ये तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद भी जो है मुकाबले में भाजपा और एनडीए गठबंधन वो ठीक ठाक बढ़त में रहा, इतना कि उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी सरकार बनाने के लिए। हालांकि तमाम चैनलों पर जो यूट्यूब चैनल पे ही रोज सरकार गिराने और गिर जाने की बात होती है, लेकिन आप अगर ऊपरी तौर पर भी देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि इतनी कमजोर ये सरकार है कि गिर जाए, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से फिट है वो। हाँ, बात तब होती जबकि इंडिया अलायंस के तहत जो है जेडीयू नीतीश कुमार को नहीं जाने दिया जाता, और चंद्रबाबू अकेले नीतीश कुमार को ही नहीं जाने दिया जाता, चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खैर, इन दोनों को अगर नहीं जाने दिया होता तो बेशक अभी सरकार इनकी बनी होती।
तो ये जो है ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर जिसको समय रहते एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और हम ये देख रहे हैं कि एक जो कांग्रेस और भाजपा जहां पे डायरेक्ट मुकाबले में आ रही है, वहां पर बाकी पार्टीज के लिए जो है गुंजाइश कम होती जा रही है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र और बिहार, एक खास तौर पर झारखंड भी, ये ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको कभी भी भाजपा भी कभी नहीं वो कर पाई है, और ना ही जो है कांग्रेस एक टाइम पे बहुत मजबूत थी महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद से जो फेज आया है राजनीति का, उस फेज में तो अभी के टाइम पे कांग्रेस का कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई, अभी नाना पटोले की बात की जा रही है, तो वो पिछले दिनों में वो भी भाजपा से आए हुए नेता है, भाजपा से वो कांग्रेस में आए हैं। तो उनकी बात जो है वो की जा रही है अभी एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। लेकिन जिस तरह से मतलब शिवसेना का प्रभाव रहा, उनके पास जो चेहरा है और ये जो तमाम चीजें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर जो जैसे हरियाणा में हमने देखा कि इंडिपेंडेंट उतना इस बार, मतलब उनकी सीटें ज्यादा नहीं आई है इंडिपेंडेंट की, और मुख्य मुकाबला जो है उनके बीच ही रहा है। और भी तमाम राज्यों में हमने जो चुनाव देखा, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इसमें करके। तो महाराष्ट्र जो है वो एक अलग, जो गठबंधन में भी खास तौर पे बार बार मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ कि, और मायावती ने भी अभी कहा है कि वो अब कहीं भी चुनाव अगर लड़ती हैं, मुझे अभी नहीं मालूम कि महाराष्ट्र चुनाव में वो किस तरह से आती है, लेकिन ये तो उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा के साथ वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, ना ही कांग्रेस के साथ या किसी भी गठबंधन का हिस्सा वो बनने जा रही। वो जहां भी चुनाव लड़ने जाएंगे वहां पर अकेले। महाराष्ट्र बीएसपी की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में बीएसपी का क्या वहां पर स्टेक है नहीं, लेकिन बाकी और पार्टियां हैं जो मार्जिनलाइज की हैं। तो ये तमाम पार्टीज हैं, हालांकि सीट में नहीं बदली हैं, बहुत कम एक दो उस तरह की छोटी पार्टियां हैं जिनका की कोई सीट में बदलाव। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो है वो, अभी मैंने सुना कि तमिलनाडु के एक पार्टी है वो भी महाराष्ट्र में आना चाहती है, और उसका भी जो वोट शेयर है वो दलित वोट ही है। वी क्या नाम है, मतलब कुछ वीएसके या वीसीके, ऐसे वीसीके, हाँ। तो वीसीके भी जो है वो भी एंट्री लेना चाह रही है महाराष्ट्र में, और उसने इंडिया गठबंधन से जो है इसको वो किया। तो ये तमाम पार्टी जो है वोट शेयर अपना अपना अगर चुनाव में आती हैं तो लेंगे, इसका भी असर होगा। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इसमें खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उस पे ज्यादा असर, क्योंकि ये लोग तो इनका तो अभी एजेंडा में आ चुका है कि ओबीसी को और इसको जो है वो एड्रेस करेंगे। और अभी आपने हरियाणा में भी इन्होंने दिया, 5 मंत्री बनाया इन्होंने ओबीसी से, और मुख्यमंत्री को रिपीट किया, वो भी उसी इससे आते हैं। तो भाजपा समझ गई है कि सत्ता में इस तरह से, और इनका अपना कोई वो नहीं है कि जिस फेवर करना, या कोई इस तरह की महत्वाकांक्षा जो है वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाती है भाजपा में। आप देख रहे हैं कि इतने सफल नेता शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से कट शॉर्ट कर दिया गया एमपी में। तो भाजपा ये अच्छे तरीके से जानती है कि ये कमलनाथ जैसा नहीं है कि वो कुछ भी कर बैठेंगे, पार्टी को डुबा देंगे, लेकिन फिर भी पार्टी में बने हुए हैं, है ना। तो भाजपा इस तरह से नहीं करती है। तो ये चीजें हैं जो कि मतलब अगर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ये सब नहीं मिलता, तो जाहिर तौर पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े होंगे, और उनकी संभावनाएं जो है तो ये इनकी सीटें कम करेगी। मुझे लगता है इसका नुकसान इसका ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा भाजपा के मुकाबले। भाजपा इसको अपने लेवल पे जो है वो एड्रेस कर लेगी। जी रविंद्र जी, हम जैसा कि मैंने अभी पूछा था मनोरमा जी से कि हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को एमवीए गठबंधन के नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बात हो चाहे जो इंडस्ट्री गुजरात लेकर गया, या उनकी पार्टियों को तोड़ा गया, उनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया, सिंपैथी वाली जो बात थी उसको वापस से रिपीट करने की कोशिश है। बहुत सारे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में उठाए गए उनको दोबारा उठाने की कोशिश है। अभी हमने देखा कि जब डेट अनाउंस हो गए और अब आजकल में उम्मीदवारों की सूची आने वाली है, सीट शेयरिंग की लिस्ट आने वाली है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से फिर एक बार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें देखा कि उद्योगपति वर्सेस जो आम आदमी, जो आरोप लगाए गए हैं उससे तो यही करने की कोशिश की गई। क्योंकि हमने देखा राहुल गांधी जो हरियाणा में जब वो रैलियां कर रहे थे, जब वो जा रहे थे लोगों से मिल रहे थे, तब उन्होंने ये बातें कही थी कि ये पार्टी कुछ उद्योगपतियों की पार्टी है, हम आएंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे क्योंकि हम आम जनता की पार्टी। तो फिर से वापस वही चीजें रिपीट करने की कोशिश, क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये काम कर रहा है। तो महाराष्ट्र में इसीलिए क्या वापस इंडिया गठबंधन इसी चीज पर उतरने की तैयारी कर रहा है? ये पूरा सर्कमस्टेंसेस तो यही दिखाई दे रहा है। देखिए मनीष भाई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में आघाड़ी को जिस तरह से फायदा मिला था,
लोगों ने हाथों हाथ उनके मौत को स्वीकार किया था। उसी तर्ज पर आपने ठीक कहा कि विधानसभा चुनाव में भी वो जा रहे हैं। माहौल बीजेपी के खिलाफ है, माहौल महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अब बस मामला सिर्फ इतना है कि कांग्रेस उस माहौल को मैनेज कर सकती है कि नहीं। अगर महाविकास आघाड़ी ने उस इलेक्शन को मैनेज ठीक ढंग से कर लिया, अपने वोट को टूटने से बचा लिया, तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाएगी। अगर नहीं कर पाए तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के पास केवल यही एक स्ट्रेटजी है, या तो जातियों में समाज को तोड़ दिया जाए और उसका वोट कट जाए, निर्दलीय लोगों को खड़ा किया जाए, उनसे वोट कट जाए, या फिर गोलबंदी की जाए धर्म के नाम पर। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उनके पास गिनाने के लिए ना हरियाणा में कुछ था, ना महाराष्ट्र में कोई बड़ी चीजें हैं। वही स्थिति है। बस केवल कांग्रेस को, अगर कांग्रेस कुछ सीखना चाहती है या महाविकास आघाड़ी कुछ सीखना चाहती है, तो उनको बस एक ही वहां पर काम करना है कि अपने वोट को अपने पाले में रखना है, वोट को कटने से बचाना है। क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जीतने की स्थिति में होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन हराने की स्थिति में बहुत सारे होते हैं, वोट काटने की स्थिति में बहुत सारे होते हैं। और जिन पार्टियों का नाम मनोरमा जी ने गिनवाया, ये उसी श्रेणी में आती है। ये सारी पार्टियां वोट काटने के लिए ही, कोई तमिलनाडु से आ रही है तो कोई हैदराबाद से आ रही है, ये सब वही पार्टीज हैं। इनको बीजेपी हर चुनाव में लेके आती है ताकि विपक्ष का वोट जो है वो कट जाए। मायावती भी वहां अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो भी विपक्ष का नुकसान करेंगी, और निर्दलीय भी उम्मीदवार होंगे, वो विपक्ष का नुकसान करेंगे। तो आखिरी में हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा मुकाबला है, इसमें 288 विधानसभाएं तो हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार या इस महायुति के उम्मीदवार 288 नहीं होंगे। इनके उम्मीदवार होंगे वहां पर 500 उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेंगे ये लोग, और वो बाकी के जो उम्मीदवार होंगे वो वोट काटने वाले होंगे। तो उन उम्मीदवारों की पहचान अगर जनता ने कर ली, कांग्रेस पार्टी उसको या आघाड़ी जो है वो उसको बताने में कामयाब रही, तभी इनके पक्ष में चुनाव आएगा। नहीं तो मैनेजमेंट के जो लिहाज है, मुद्दे आप कितने ही मुद्दे बताओ, लोग बीजेपी के खिलाफ तो हैं लेकिन निर्दलीय को वोट डाल देंगे। बीजेपी के खिलाफ तो हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी को वोट डाल देंगे। उसका क्या लाभ होगा? बहुत जरूरी है कि उस वोट को अपने साथ रखना, उसको छिटकने ना देना, उसको बंटने ना देना, तब जाके संभावना बनेगी कि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना पाए। जी मनीष। जी 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 बिल्कुल, और इसीलिए शायद कई सारी पार्टियों को इंडिया अलायंस में लेने की बात चल रही थी, और खबर आई कि उद्धव ठाकरे इस पक्ष में नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां हैं, उन्हीं पार्टियों के बीच जो है गठबंधन के साथ लड़ा जाए। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी खबरें आई। और लगातार जो शरद पवार है वो भी यही कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो शुरू से एनडीए गठबंधन के साथ रही हैं, उन्हें जो है थोड़ा सा तरजीह दिया जाए, उन्हें कुछ सीटें दी जाए। इस पक्ष में शरद पवार दिखाई दे रहे हैं। एक लास्ट में मनोरंजन में एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, दोनों में से कोई भी एक आंसर अगर जो करना चाहे, कि मौजूदा समय में अगर हम बात कर लें एनडीए की या हम बात कर लें एमबीए की, तो दोनों तरीके से लड़ाई जो है वो चल रही है। बस बीजेपी जहां फंस रही है, जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, उससे वोट ट्रांसफर अपने गठबंधन के जो दल हैं उनके नहीं हो रहे। उनके जो वोटर्स हैं उन्हें वो वहां से वोट आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन जो दल है वहां से नहीं आ रही, जहां पर बीजेपी फंस रही है। लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी भी इसको मैनेज कर जाएगी, ये जो जहां पर वो फंस रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है। जैसे उदाहरण में देखा था कि अजित पवार के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के लिए ट्रांसफर नहीं हुए थे। जी रविंद्र जी, आप इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं ठीक है, मतलब ठीक है, मेरी भी ओपिनियन है इस पे, लेकिन मैं चाहती, मैं आपको ही सुनना चाहती हूँ। आप बताइए प्लीज, आप बताइए। मुझे ये लगता है कि देखिए, पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो कांग्रेस, और पूरा एक माहौल रहा है इसमें, तमाम बातें। अभी बाबा सिद्दीकी की जो गुजरात वाला ये था कि तब गुजरात को फेवर करने वाली बात महाराष्ट्र के लोगों की उस पर भी लगी थी, और एक उद्धव ठाकरे के जो मान सम्मान की बात है उसको लेकर के भी जो है वो सेंटिमेंट्स जो है। लेकिन इस एक चुनाव ने जो भाजपा को एक चाबी दे दी है, जिसको कुंजी दे दी है, वो कुंजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब वो सीख गई है कि कैसे कैसे करना है। ये ऐसे संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री की रैलियों की संख्या बढ़ गई, जो हरियाणा में कम कर दी गई। कहा जा रहा था कि किसी को अगर हरवाना है, हरियाणा में ऐसी हवा थी कि किसी को हराना है तो प्रधानमंत्री को ले जाओ, और भी भाजपा के कुछ और नेताओं की बात की जाती थी कि अगर चुनाव हरवाना, इस कैंडिडेट को हरवाना, तो ये, और वो लोग मान गए थे।
जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात को स्वीकार कर रहा था, उनके लिए भी वो जीत सरप्राइजिंग रही थी। तो वो जो चीज कुंजी इनको मिली है, उस कुंजी का वो भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसमें जो चिंता की बात है वो ये है कि तमाम चीजों के गठबंधन के फेवर में रहने, कांग्रेस के फेवर में रहने के बावजूद जो इस तरह के जो फैक्शन से जो तमाम बातें आ रही, चाहे वो नाना पटोले के नाम को आगे कर देना, उद्धव ठाकरे का इसके लिए राजी नहीं होना, उनका भी ये कहना कि हाँ मुख्यमंत्री जो है वो हमारा गठबंधन के बाद जो है वो तय होगा, या फिर बाकी और लोगों के द्वारा उनका नाम कि राउत का ये राउत ने सीधे सीधे इससे वो किया, संजय राउत ने, मतलब उनको नागवार गुजरा। और इधर आप एनसीपी का भी देख ही रहे हैं। तो ये तमाम बातें और उसके साथ साथ एक बड़ा 3-4 जो पार्टी जो थी वंचित अघाड़ी जो है, उन सब का अलग हो जाना इस दौरान में 2024 मतलब जब 22 के बाद जब ये अलायंस बना था, उसके बाद से इनका अलग खिसकते चला जाना, तो ये तमाम चीजें जो है वो एक चिंता की बात है। मुझे लगता है कि समय रहते राहुल गांधी को देखना चाहिए। मैं जब झारखंड के चुनाव के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के जो रिपोर्टर हैं उनकी भी यही बात थी कि जैसे हेमंत सोरेन एज पे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय में भी राहुल गांधी ने अनदेखी की थी झारखंड की, जितनी रैलियां उनकी होनी चाहिए थी, जितना अग्रेसिव उनका वो होना चाहिए था, कम से कम 4-5 सीट का नुकसान हुआ लोकसभा सीट का कांग्रेस का झारखंड में इसकी वजह से। और अभी भी अगर वो इस तरह से नहीं करते तो तमाम सहानुभूति होने के बावजूद, कल्पना सोरेन का बहुत लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद भी जो मुकाबला पहले मतलब कि कहा जा रहा था कि 30 और 70 के बीच था, वो अब 40 और 60 के बीच आ गया। अब जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं झारखंड के वो ये बात कहते हैं, यानी कि भाजपा अब 40 की पोजीशन पे आ गई, 60 जो होते होते 50-50 पे भी आ सकता है, और 50-50 पे आ गया तो फिर वही बात हो जाएगी, है ना। तो ये चीज है जो कि इसका ही एक डर है। अगर समय रहते, जो कि बहुत कम समय, भाजपा ने इतने रणनीतिक, और सबसे जो एक भाजपा के पक्ष में जो बात है वो है पूरे तंत्र का उसके लिए काम करना, चाहे फेस्टिवल टाइम में चुनाव की पूरी रूपरेखा को रखना, और ये जो 20 तारीख वाली सरकार बनाने की जो एक वो है, ठीक उसके पहले एकदम चुनाव आयोग ने इस बात को कहा है कि 26 को सरकार का गठन हो जाना चाहिए, उस दिन वो तारीख है, तो 23 की गणना के बाद से। तो तमाम बातें हैं, क्योंकि पूरा तंत्र और ईवीएम की भी जो बात है, इसको लेकर के विपक्ष का जो एक सुचिंतित और एक फाइनल राय जो है, इसको लेकर या तो बहिष्कार या इसका स्वीकार, वो वाली स्थिति भी जो है, ये चीजें बार बार इसका सवाल उठता है, बार बार इसकी स्वीकृति होती है, चुनाव में जाते हैं, तो ये चीजें, जबकि ये भी साबित होता है कि इसमें गड़बड़ी है और इसके कारण जो है सीटों का इस तरह से हुआ। और बाकी तंत्र जो है भाजपा के फेवर में काम कर रहा है, उनको रणनीति साधने आती, तो ये ऐसे में कुछ बोलना जो है मतलब मुश्किल है। जी 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 रविंद्र जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, 2 शॉर्ट में अगर समझाना चाहें तो। जी नहीं, मैं बीजेपी ने भी कहा था जी। वर्मा जी की बात से सहमत हूँ, और मैं अपनी बात वही दोबारा से कहूंगा कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, बस मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तमाम जो जातियां उनके साथ में आना चाहती हैं उनको अपने साथ रखने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास डेवलपमेंट का एजेंडा कुछ गिनाने के लिए ना हरियाणा में था ना वहां पर है। अब कांग्रेस ने यहाँ पर गलतियां जो की, कांग्रेस को वहां पे वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अब समय भी हमें कह रहा है कि अब थोड़ा दर्शकों को विराम देना पड़ेगा। हमारे दोनों जो गेस्ट थे, मेहमान, और हमारे साथ जो बीच में जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ मेहमान और जुड़ने थे पर आज किसी वजह से वो जुड़ नहीं पाए। मनोज भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और महाराष्ट्र की राजनीति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी लगातार खबरें आ रही हैं, वो सारी खबरें और सारी रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे थे। और ऐसे ही आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको 4 PM पे वो तमाम खबरें और अपडेट्स देते जाएंगे, और फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और बड़ी खबर पर, और बात करेंगे अपने इसी शो में, और या फिर वीडियो के थ्रू, किसी न्यूज के थ्रू आपको हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।